चलिए स्टूडेंट, तो क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और प्रीवियस के लेक्चर्स में जी हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा था और देखा था कि किस तरीके से सेकंड ऑर्डर का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब हाइपरबोलिक होता है, कब पैराबोलिक होता है और कब इलिप्टिक होता है। याद हो तो थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस के जल्दी से प्रीवियस को रिकॉल करें। हमने आपको बताया था जी प्रीवियस क्लास में कि ध्यान दीजिएगा, सेकंड ऑर्डर और फिर उसके बाद लीनियर, सेकंड ऑर्डर भी है और लीनियर भी है। मतलब हमने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में समझा था कि सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। आप लोग को याद हो तो हमने बताया था प्रीवियस में कि भाई आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी, ध्यान दीजिएगा टी कैपिटल या इस तरीके से है, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, इस तरीके से है। हमने ये देखा था लास्ट क्लासेस में कि सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है स्टूडेंट वो ऐसा होता है ना। और हमने ये भी समझा था कि ये जो सेकंड ऑर्डर का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कब जाकर के हाइपरबोलिक होता है, कब पैराबोलिक, कब इलिप्टिक। थोड़ा सा याद करिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आर एस टी जो है ना फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली है ना। ये आर और एस टी जो है ये एक्स वाई का ही फंक्शन है सिर्फ। आपको याद हो कि जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से आर एस टी को आप निकाल करके ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर दीजिए, एस स्क्वायर माइनस 4RT, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाता था, पॉजिटिव मतलब हाइपरबोलिक, अगर ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 हो जाता था तब उस केस में बोलते थे पैराबोलिक, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाता था तब उस केस में हम बोलते थे कि जो इक्वेशन हमारा है वो है एलिप्टिक। ध्यान दीजिएगा ये क्वांटिटी अगर वैल्यू इसका जो भी पॉजिटिव आया तो हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 आ गया तो पैराबोलिक, अगर इक्वल टू सॉरी जो भी आया नेगेटिव अगर आ गया तो बोल के जो इक्वेशन है वो है इलिप्टिक, है ना। ये लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके थे। तो इन सभी चीजों का आज हम यूज करेंगे। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है जी कि रिडक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई टू कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म को हम लोग नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, तो जरूर नहीं कि हर बार कैनोनिकल फॉर्म ही देखने को मिले, वहां नॉर्मल फॉर्म भी मिलेगा तो मतलब वही समझना है, ठीक। तो अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि सेकंड ऑर्डर का जो पीडीई है, सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई जो है, इस पीडीई को हम लोग रिड्यूस करने वाले हैं कैनोनिकल फॉर्म में। अब ये कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, मन में आ रहा होगा सवाल। देखिए ये जो आपके सामने दिख रहा है अभी, ये वाला, इस सेकंड ऑर्डर के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे एक नए फॉर्म में। नया फॉर्म कैसा होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, या फिर हम इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ये क्या होता है जी, कुछ नहीं, जो अभी हमारे पास क्वेश्चंस है ना सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडीई, इसी लीनियर पीडीई में, इसी सेकंड ऑर्डर के लीनियर पीडीई में हम क्या करने वाले हैं, कुछ स्पेशल चीजों को चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आर जो है ना, जो भी यहाँ पे चीज आपको दिख रहा है आर, इस आर को सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू ला करके पुट कर देंगे, इस एस को सिंप्लीफाई करके लाकर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, टी को सिंप्लीफाई करके लाकर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये पूरा जो लीनियर पीडीई है, सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडीई, एक अनदर सिंप्लीफाइड फॉर्म में चला जाएगा जिसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। कैनोनिकल फॉर्म कुछ और नहीं है, कैनोनिकल फॉर्म को अगर हम दूसरा नाम देना चाहें तो बोल सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर हम लोग दूसरा नाम देना चाहें तो इसका मतलब होता है कैनोनिकल फॉर्म का मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म, कि जो गिवन सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडी है उसको सिंप्लीफाइड कर दे रहे हैं हम लोग और छोटा कर दे रहे हैं। कैसे करेंगे हम लोग, आर का, एस का, टी का वैल्यू को निकाल करके ला करके पुट करके, ये सारा चीज क्या है सब देखेंगे आज की क्लास में। हम वर्किंग रूल भी समझाएंगे और किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस में कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करते ये भी बात करेंगे। चलिए तो पर फिलहाल सबसे पहले समझिए स्टूडेंट की कैनोनिकल फॉर्म होता क्या। जैसे अभी मैंने आपको बताया कैनोनिकल फॉर्म का मतलब सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई का एक सिंप्लीफाइड वर्जन, है ना। चलिए तो इसको जल्दी छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीडीई, या डिफाइन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीडीई, ऐसे भी आ सकता है। तो देखिए क्या यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग दीजिए कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल या ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉर्मल। देखिए कैनोनिकल, द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखे तो क्या होता है, द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ, the canonical form of a partial differential equation of a partial
ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको ब्रैकेट में पीडी भी सीधे लिख सकते थे हम लोग, इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन, इज अ simplified version of the equation ठीक है, that makes it a structure and characteristics more apparent। अब ये क्या लिख रहे हैं जरा समझिए पहले, ये हमने क्या लिखा है थोड़ा सा देखिए। देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको थोड़ा समझाया था कि कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है जी। तो कैनोनिकल फॉर्म का मतलब है कि भाई सिंप्लीफाइड वर्जन, बस इतना सा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, अगर बोला जा रहा है कि इसको आप कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो कैनोनिकल फॉर्म का मतलब कुछ नया नहीं होता है, बस इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म को ही कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, कैनोनिकल बोलिए चाहे नॉर्मल फॉर्म बोलिए, द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द इक्वेशन दैट मेक्स इट स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक मोर अपेरेंट, मतलब कि ज्यादा सरल कर रहा हो, है ना, कि ज्यादा अब सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाए, इस तरीके से। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ेंगे कि किस तरीके से सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई को हम कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और सुनिए स्टूडेंट, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी रहे तो इसको कैनोनिकल फॉर्म में इक्वेट करेंगे, सॉरी रिड्यूस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहला काम हमें ये होगा कि पहले इसको सबसे पहले आप चेक करिए कि वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है कि इलिप्टिक है। अगर हाइपरबोलिक होता है तब कैनोनिकल फॉर्म में जाने का तरीका अलग होगा। फिर से सुनिएगा, अगर हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर का जो लीनियर पीडी है, सेकंड ऑर्डर लीनियर जो पीडी है, लिखिएगा मत ये सब, अगर ये हाइपरबोलिक होता है, अगर ये हाइपरबोलिक होता है, हाइपरबोलिक का मतलब कि एस स्क्वायर माइनस 4RT जो है पॉजिटिव होगा। अगर ये हाइपरबोलिक होता है तो उस केस में अगर इसको कैनोनिकल फॉर्म में ले जाना है तो वर्किंग रूल अलग होंगे। फिर उसके बाद अगर ये पैराबोलिक होता है तो उस केस में कैनोनिकल फॉर्म में ले जाने के लिए थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आएगा, उसमें जैकोबियंस वगैरह यूज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, सब समझाएंगे। और अगर ये इलिप्टिक होता है, अगर ये इलिप्टिक होता है तब थोड़ा सा माइनर चेंजेस आएगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि अगर सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई अगर हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक मतलब समझे कि भाई सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडी जो दिया हुआ रहेगा उसमें से हम एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ गया मतलब हाइपरबोलिक, और अगर हाइपरबोलिक रहा तब कैसे कैनोनिकल में जाएंगे वो सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि अगर पैराबोलिक रहा तब कैसे जाएंगे कैनोनिकल में, और इलिप्टिक रहा तब कैसे जाएंगे। एक बार तीनों सीख जाते हैं तो बस आप किसी भी क्वेश्चन को तुरंत चेक करेंगे, पैराबोलिक की हाइपरबोलिक की इलिप्टिक, तुरंत कैनोनिकल में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समझना कि भाई हाइपरबोलिक रहेगा तो कैसे करेंगे, पैराबोलिक की इस तरीके से। परेशान नहीं होना, अगर आप एक को समझ गए ना तो दूसरा वाला एकदम सिमिलर है, थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें थोड़ा सा और चेंजेस है, काम खत्म। चलिए, तो आज की क्लास का हमारा क्या टॉपिक है कि भाई सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडी अगर हाइपरबोलिक रहे तो हाइपरबोलिक टू कैनोनिकल फॉर्म। ठीक, तो हमारे यहाँ पे तो हमने टॉपिक लिखा कि रिडक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी टू कैनोनिकल फॉर्म। अब रिडक्शन में भी क्या हाइपरबोलिक वालों को पहले कर रहे हैं। आइए, उम्मीद है कि स्ट्रक्चर आप लोग सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। लिखिए, रिड्यूसिंग अ हाइपरबोलिक इक्वेशन, reducing a hyperbolic, reducing a hyperbolic equation to its canonical form।
चलिए सबसे पहले हमारा होगा यहाँ पे वर्किंग रूल। स्टेप 1 ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग कहाँ पे पहुंचे हैं, अभी हम लोग ये बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि कोई भी सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी रहे तो सबसे पहला काम होगा उसको चेक करना कि हाइपरबोलिक है कि पैराबोलिक है कि एलिप्टिक है। तो हमने देखा कि अगर हाइपरबोलिक रहा तब किस तरीके से हम लेकर के जाएंगे कैनोनिकल में, फिर नेक्स्ट में सीखेंगे कि पैराबोलिक रहा तब कैसे ले जाएंगे, फिर इलिप्टिक रहा तब कैसे ले जाएंगे। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं कि अगर हमारे सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडी हाइपरबोलिक रहा तो इसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है कि रिड्यूसिंग अ हाइपरबोलिक इक्वेशन टू इट्स कैनोनिकल फॉर्म। ठीक, वर्किंग रूल में ना 5-6 स्टेप्स हैं जी। ठीक है, वर्किंग रूल में 5-6 स्टेप्स, अगर इन 5-6 स्टेप्स को खूब अच्छे तरीके से अभी हम लिखेंगे और आप अगर ये समझ जाते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से बना पाएंगे। और ये समझते हैं ना, अगर हाइपरबोलिक वाला तो पैराबोलिक इलिप्टिक और आसान हो जाएगा, वो ज्यादा ईजी है इसको समझने के बाद। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, स्टेप 1 क्या बोलता है, तो स्टेप 1 कहता है स्टूडेंट कि लेट द गिवन इक्वेशन बी, भाई मान लीजिए लेट द गिवन इक्वेशन, लेट द गिवन इक्वेशन क्या है, किस तरीके से है, आर आर प्लस एस स्मॉल एस प्लस टी स्मॉल टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई है, जेड है, पी है और क्यू है इक्वल टू 0। दिस इज रिलेशन नंबर 1। यही है हमारा। हमने सबसे पहले क्या लिखा कि लेट द गिवन इक्वेशन आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड क्यू, ये हमारे पास गिवन है। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि हेयर फर्स्ट स्टेप में कि हेयर हम सबसे पहले चेक करेंगे, हेयर एस स्क्वायर माइनस 4RT इज ग्रेटर देन 0, दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि दैट इज द इक्वेशन बी हाइपरबोलिक, दैट इज द इक्वेशन बी, इक्वेशन बी हाइपरबोलिक बी। ठीक है, तो पहला स्टेप बस इतना कि हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि वो हाइपरबोलिक है कि नहीं, दैट इज द स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर यहाँ पे आता है 2। एकदम साथ साथ चलना है, एकदम समझते भी चलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख रहे हैं समझना नहीं बाद में समझेंगे, ऐसा नहीं। अभी साथ साथ लिखेंगे भी और साथ साथ हम लोग समझेंगे भी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अगर कैनोनिकल फॉर्म में जाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले काम होगा पहले चेक करिए कि वो हाइपरबोलिक है कि पैराबोलिक है कि एलिप्टिक है। अगर हम अभी हाइपरबोलिक वाला सीख रहे हैं, अगर हाइपरबोलिक है तो जी तो क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहला स्टेप कि लेट द गिवन इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, सबसे पहला काम कर लिए उसको चेक कर लिए, हाइपरबोलिक है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो होता है ना, पहले स्टेप तो कुछ है ही नहीं, गिवन क्वेश्चन में से हम हाइपरबोलिक चेक कर लिए, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप बोलता है कि अगर वो हाइपरबोलिक है तो अब आपको लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड स्टेप में लिखिए राइट लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरीके से लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है, तो आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, इसको रिलेशन नंबर आप 2 नाम दे सकते हैं। फिर से एक बार फिर से समझिए, पहला स्टेप कुछ नहीं बोलता है, पहला स्टेप क्या बोलता है कि जो भी गिवन इक्वेशन है रख दीजिए, उसको चेक कर लीजिए कि हाइपरबोलिक है कि नहीं है। अगर हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक के जैसा आगे काम करेंगे। तो पहला स्टेप यही है कि भाई चेक करिए हाइपरबोलिक है कि नहीं। अगला स्टेप में हम बोल रहे हैं कि राइट लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेमडा क्वाड्रेटिक कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ वाला जो आर है, इस गिवन यहाँ पे से जो हमको आर मिला होगा, जो एस मिला होगा, जो टी मिला होगा, इसी तीनों की मदद से हम लेमडा क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, वहां से आर उठाए लेमडा स्क्वायर प्लस एस इंटू में लेमडा प्लस टी। ध्यान दीजिएगा, जैसे नहीं हम लोग बोलते थे
कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता था ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में है। उसी तरीके से यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ध्यान दीजिए, यही है आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा, लेमडा क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक, अब लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही लिखिएगा यहाँ का आर और एस और टी यूज करके, तुरंत फिर अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो फटाक से सॉल्व करिए। लिख दीजिए कि इसका दो लेमडा का स्क्वायर है ना, तो दो लेमडा का वैल्यू आएगा। तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट, क्या मान लेते हैं, लेट लेमडा 1 एंड लेमडा 2 बी इट्स टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, बी इट्स टू रियल डिस्टिंक्ट रूट। ध्यान दीजिए, पहला स्टेप चेक करना था, दूसरा स्टेप पे लेमडा क्वाड्रेटिक लिखना है, और लेमडा क्वाड्रेटिक लिखने के बाद लेमडा 1 लेमडा 2 इसको सॉल्व करके वैल्यू भी निकालना है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा कि जो भी प्रॉब्लम रहे, सबसे पहला चेक करिए कि हाइपरबोलिक है कि नहीं, चेक हो गया। सेकंड स्टेप बोलता है कि इस लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, और इक्वेशन लिखने के बाद आप सॉल्व करिएगा तो लेमडा 1 लेमडा 2 इसका दो अलग अलग रूट आएंगे। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि हो सकता है दोनों इमेजिनरी आ जाए, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये हाइपरबोलिक में इसके लेमडा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमेशा रियल और डिस्टिंक्ट ही आता है। ठीक है, तो ये श्योर है कि इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा 1 लेमडा 2 बीट्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ये हो गया लेमडा 1 लेमडा 2 दो निकल गया है जी, पहला चेक करना था, सेकंड में लेमडा क्वाड्रेटिक लिखे, दो मिल गया। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार फोकस इसलिए कर रहे हैं कि इस पे आप फोकस करिए ताकि क्वेश्चंस में थोड़ा लंबा प्रोसेस जाए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 6 तक, तो आप परेशान ना होइए। पहला चेक करना है, दूसरा लेमडा क्वाड्रेटिक लिख करके लेमडा 1 लेमडा 2 निकाल लिए। अभी जो लेमडा 1 लेमडा 2 निकाले हैं ना, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमको दो गो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा स्टेप 3 में, स्टेप नंबर 3। चलिए स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 बोलता है कि देन कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर लेमडा 1 लेमडा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर, देन कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर, क्या क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो लेमडा 1 लेमडा 2 था ना, तो dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 1 इक्वल टू 0, पहला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड सेकंड क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 2, dy बाई डी एक्स प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टेप 3 कंप्लीट। एक बार फिर से हम आप सबको याद दिलाएंगे कि भाई क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं यार, ठीक। चलिए एक बार फिर से देखिएगा थर्ड स्टेप क्या क्या हुआ यहाँ पे। पहला स्टेप चेक करना था, दूसरा स्टेप लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, तीसरा स्टेप में लेमडा जो वैल्यू आया है दोगो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। एक बार याद करिए फिर से, देखिए एक बार याद करिए। पहले स्टेप में हमें जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको चेक करना है कि हाइपरबोलिक है कि नहीं। दूसरे स्टेप में लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तीसरे स्टेप में जैसे ही आए तो तीसरा स्टेप कहता है कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा 1, लेमडा 1 कहाँ से भी जो निकाले थे लेमडा 1 लेमडा 2, फिर दूसरा क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा 2 इक्वल टू 0। अब इसी को अब स्टेप 4 में क्या बोलता है कि इसको सॉल्व करिए और दो गो वैल्यू आएगा। जब आप ऑब्वियस है एक्स वाई का इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है तो इसको सॉल्व करिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ है, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जनरली बहुत सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, इंटीग्रेट करके सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन में देखिएगा आप, इसको सीधा सॉल्व करिए, दो गो आपको फंक्शन मिलेगा, इसका सॉल्यूशन है वो इसका सॉल्यूशन। तो स्टेप 4 यही बोलता है कि सॉल्व करिए। देखिए स्टेप 4 क्या बोलता है, स्टेप 4 कहता है कि सॉल्विंग, या इसी में हम स्टेप 3 में ही सॉल्व कर लेते हैं इसको, हम क्या करते हैं स्टेप 3 में ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना, इसी में सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग स्टेप 3 में ही सॉल्व कर लेते, सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक। वी गेट क्या, इसको सॉल्व करिएगा तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ आ रहा है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ऑब्वियस है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एक्स वाई के ही फंक्शन में आएगा, इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लीजिए c1 आया, और इसको सॉल्व किया तो मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शन f2 जो कि ऑब्वियस एक्स वाई का ही फंक्शन होगा, इसका मान लेते हैं c2 इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इधर से आया होगा। एक बार फिर से सुनिएगा,
स्टेप 1 चेक करना था, स्टेप 2 लैम्डा क्वाड्रेटिक लिखना था, लैम्डा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके लैम्डा 1 लैम्डा 2 लेके आए वैल्यू। स्टेप 3 बोलता है कि कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, ये dy by dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, dy by dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0, और इसी को सॉल्व करके f1 इक्वल टू c1 मतलब इसका सॉल्यूशन निकालिए, फिर इसका सॉल्यूशन निकालिए। अब स्टेप 4 कुछ और नहीं बोलता कि भाई इधर से जो आया है ये f1 जो आया है, इधर का जो f2 सिर्फ फंक्शन को ध्यान दीजिए, इसको हम u मान लेंगे, इसको हम v मान लेते हैं। स्टेप 4 तो देखिए अब बोला कि यूजिंग रिलेशन, इसको कहां तक लेकर के आ गए थे हम लोग, यहाँ तक 2 तक आए थे ना। अब इन रिलेशंस को हम 3 बोल देते हैं, इन रिलेशंस को हम 3 बोलते हैं। तो यूजिंग रिलेशन 3, यूजिंग 3, इस 3 को यूज करते हुए वी सेलेक्ट, या ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट वी सेलेक्ट लिखिए, वी सेलेक्ट क्या u कॉमा भी सच दैट, अब हमको u और v इस तरीके से सेलेक्ट करना है, ये पूरा ही u हो जाता है। मतलब इधर वाला जो पहले का सॉल्यूशन है उसको u मान लेते हैं कि u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। ध्यान दीजिएगा सिर्फ इस वाले फंक्शन को हम u मान लेते हैं, इधर वाले को और v को हम किसको मानते हैं, तो f2 को हम जो f ऑफ x कॉमा वाई है इसको हम भी मान लेते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, पहले में चेक करना था, दूसरा में लैम्डा क्वाड्रेटिक लिख के लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकाल लेना है, तीसरा स्टेप में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, dy by dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 एंड dy by dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0, फिर इन दोनों को सॉल्व करके f1 इक्वल टू c1 ये और f2 इक्वल टू c2 निकाल लेना है। और चौथा स्टेप में इसको u मानना है, इसको भी मानना है, बस। अब इसके बाद आएगा बात पांचवा स्टेप का, अब इसके बाद बात आएगा पांचवा, इसको रिलेशन नंबर 4 नाम देके छोड़ दीजिए। अब चलेंगे हम इसके बाद पांचवें स्टेप में, स्टेप नंबर 5, और उसके बाद अंतिम स्टेप हो जाएगा स्टेप 5 के बाद स्टेप नंबर 6। आप देखिएगा इसका कितना महत्व होगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो कितना मजा आएगा आप लोग को। स्टेप नंबर 5, स्टेप 5 बोलता है कि यूजिंग रिलेशन 4, इस u और v का उपयोग करते हुए, ध्यान दीजिएगा, यूजिंग 5, यूजिंग रिलेशन नंबर 4, यूजिंग रिलेशन 4, इस 4 का यूज कर मतलब u और v का यूज करते हुए फाइंड p q r s and t, फाइंड p q r p q r s t, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ u एंड v, इन टर्म्स ऑफ u एंड v, यही वाला जो है मैं सीखना है, ये हम सिखाएंगे आपको, बस कुछ नहीं है। 5 स्टेप कंप्लीट, और अंतिम में जब आप p q r s t सबका वैल्यू जब आप निकाल लिए रहेंगे, तो कुछ नहीं भाई, जो गिवन क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो गिवन क्वेश्चन है इसी में ले जाकर के पुट कर दीजिए, आ जाएगा कैनोनिकल फॉर्म, काम खत्म। देखिए तो स्टेप नंबर अंतिम जो है, स्टेप 6 जो है, इसको भी देख ही लीजिए आप। स्टेप 6 क्या कहता है, जरा इसको भी देखिए। स्टेप 6 बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ p q r s t, substituting these value of r s p q r s t ना, p q r s t in 1, we shall get the following, we shall get the canonical form। कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म दैट इज मतलब कैनोनिकल फॉर्म एक स्पेशल फॉर्मेट के रूप में ही आता है, उसको थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं। कैनोनिकल फॉर्म कुछ इस तरीके से आता है, del टू z बाय del u del v, और इधर में कुछ होगा फंक्शन ऑफ u v z, u हो सकता है, v हो सकता है, z हो सकता है, फिर del z बाय del u हो सकता है, और del z बाय del v हो सकता है, इसी का फंक्शन होगा, और इसी को हम लोग कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे। एक बार अभी फिर से हम लोग सारे ही स्टेप्स को रिकॉल करेंगे, उसके बाद चल करके हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, एकदम बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए क्या क्या बोले, एकदम फटाफट समझिए। बैटरी नहीं है इसमें, कहाँ से चलेगा। देखिए स्टूडेंट, अभी तुरंत हमने बोला कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल सकते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सिंप्लीफाई करना, दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब
हाइपरबोलिक अगर रहा, क्योंकि मैंने बताया कि भाई कोई भी सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई या तो हाइपरबोलिक होगा या तो पैराबोलिक होगा या तो इलिप्टिक होगा, पहले चेक करना होता है। अगर हाइपरबोलिक रहा तो हाइपरबोलिक से कैनोनिकल कैसे जाएंगे, उसका वर्किंग रूल है, बाकी वाला नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो अगर हाइपरबोलिक रहा मतलब रिड्यूसिंग अ हाइपरबोलिक इक्वेशन टू इट्स कैनोनिकल फॉर्म, इसका वर्किंग रूल क्या है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाई उसको चेक करिए कि हाइपरबोलिक है कि नहीं। अब वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो स्टेप 1 में कि लेट द गिवन इक्वेशन, ये आपका गिवन इक्वेशन है, तो इसमें से आर एस टी निकाल करके एस स्क्वायर माइनस 4rt निकालिए, देखिए ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं, मतलब हाइपरबोलिक है कि नहीं। ठीक, अगर हाइपरबोलिक हो गया तब नेक्स्ट स्टेप आइए, लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। क्या लिखिए, लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसका मदद से, तो आर एस टी यहाँ से जो निकाले हैं आर एस टी, इसी का मदद से। ठीक है, भूलना नहीं है, ये आर एस टी इस तरीके देखिए, आर एस टी ऐसे सीरियल वाइज में आर एस टी ऐसे। ठीक, तो इसको लैम्डा क्वाड्रेटिक लिख दिया, लैम्डा क्वाड्रेटिक से लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो को इक्वेशन मिल जाएगा। दो को इक्वेशन मिलने के बाद स्टूडेंट दोनों इक्वेशन का मदद से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, dy by dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, dy by dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0, दो को मिल गया। इसको सॉल्व करिए, f1 इक्वल टू c1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो f2 इक्वल टू c2 आ जाएगा। अब इसी स्टेप 4 में आएंगे, इसको हमने u मान दिया, इसको हमने v मान दिया। स्टेप 5 में इसी u और v का मदद से, मतलब यहाँ टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगेगा, आगे हम बताएंगे क्वेश्चन में, इसी u और v का मदद से पी क्यू आर एस टी निकलेगा, और जो कि कैनोनिकल फॉर्म में यही आपको सीखने वाला बात होता है कि कैसे निकाला जाता है। एक स्टेप में सीख जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन होता है पर बहुत आसान चीज है, सबसे आसान चैप्टर है ये, बहुत इजी स्कोरिंग है ये। तो यू और बी का यूज करके पी क्यू आर एस टी निकाल लेंगे, और जैसे ये निकल गया तो फाइनली भाई वापस क्वेश्चन में पी क्यू आर एस टी पुट कर दिया 1 में। आपको क्या है कि स्टेप 6 सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस टी इन 1 वी शैल गेट द कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म कैसे मिलता है पता है, कैनोनिकल फॉर्म जब क्वेश्चन निकलेगा तो देखिए कुछ इस तरीके का होता है कि डेल टू जेड बाई डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वी बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ यू भी और जेड, इस तरीके से कुछ हो जाता है। चलिए तो अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। वर्किंग रूल समझ में आया सबको जी, बताइए तो वर्किंग रूल आप सबको समझ में आया, बताइए एक बार। फिर हम लोग एक क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए वर्किंग रूल समझ में आया सबको, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि राइट द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ, राइट द कैनोनिकल write the canonical form of del 2z by del x2 minus del 2z by del y2 is equal to 0। इसी का हमको कैनोनिकल फॉर्म लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं कि हर बार एग्जाम में ऐसे ही दे दे, एग्जाम में इसी क्वेश्चन को ऐसे भी तो दे सकता था ना जी, कि दैट इज del 2z by del x2 को हमने प्रीवियस में भी बताया था, क्या लिख सकते हैं, इसको r लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, r लिख सकते हैं। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, t, r माइनस टी इज इक्वल टू 0। अब ऐसे भी एग्जाम में बोल देगा कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन है कि एग्जाम में वर्किंग रूल भी आता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। वर्किंग रूल क्यों आएगा, कम चांसेस है, लेकिन अगर आता भी है तो जरूरी थोड़ा कि हम जो लिखे वही लिखिए, आप अपने हिसाब से 6 को स्टेप बना दीजिए, काम खत्म है। समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें क्लियर है। देखिए नेक्स्ट जल्दी से इसको देखिए कि कैनोनिकल फॉर्म में इसको हमको कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन लिखिए इसका जल्दी से, और इस क्वेश्चंस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में डाल दीजिए। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी दिया हुआ है उसको चेक करना है कि कैनोनिकल हाइपरबोलिक है कि नहीं है। ठीक है, अभी हाइपरबोलिक वाला ही हम लोग सीखे हैं। चलो सबसे पहले लिखेंगे द गिवन पीडीई कैन बी रिटन एज, लिखिए द गिवन पीडीई, द गिवन पीडीई कैन बी रिटन एज, गिवन पीडीई इसको क्या लिख सकते हैं, आर, क्योंकि जेड का 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में तो आर, और यहाँ पे 2 बार वाई तो टी, तो क्या लिख सकते हैं आर माइनस टी इज इक्वल टू 0, दिस इज रिलेशन नंबर 1, यही हमारा गिवन पीडी है, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अच्छा अब हमको यहाँ पे इसको तुलना करना होगा, हमको मेन वाले से तुलना करना होगा, किससे तुलना करना होगा, इस वाले से, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ
एक्स वाई जेड ऐसे ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, इससे तुलना करके कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी निकालना पड़ेगा। हालांकि डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आर के साथ में कैपिटल आर, टी के साथ में कैपिटल टी, बाकी जो नहीं है वो 0 कर सकते हैं, पर हम फिर भी एक लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग इट विद द इक्वेशन। देखिए तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कंपेयरिंग इट with the equation with the comparing it with the equation, कौन से इक्वेशन से जी, तो आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, वी गेट, हम इसे जब तुलना करेंगे जी तो क्या मिलेगा, आप देखिए तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, देखिए तो स्मॉल आर के साथ में रहता है उसको कैपिटल आर बोलते हैं, मतलब यहाँ स्मॉल आर का कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, कैपिटल आर का वैल्यू 1 हो गया। एस एस क्या होता है, स्मॉल एस के साथ एस होता है, तो स्मॉल एस तो ये नहीं है, तो मतलब 0 इंटू एस होगा, तो कैपिटल एस का वैल्यू कितना होगा, 0 हो गया। लास्ट क्लास में समझाए थे आप सब बच्चों को। फिर उसके बाद कैपिटल टी, तो स्मॉल टी के साथ गुना होता है उसको कैपिटल टी बोलते हैं, तो कैपिटल टी का वैल्यू कितना है आप बच्चे कमेंट करके बताइए। चलिए कैपिटल टी का वैल्यू कितना है बताइए, जल्दी से बताइए कैपिटल टी कितना होगा यहाँ पे, चलिए जल्दी से बताइए सब लोग, कैपिटल टी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, कैपिटल टी कितना होगा जी, वेरी गुड, -1, बहुत अच्छा। इसके साथ जो है तो -1 है कोफिशिएंट में, तो इसलिए क्या होगा जी, -1 होगा। तो ये हमने लिखा, अब हमको चेक ना, पहला स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है, पहला स्टेप में चेक करना होता था, आइए चेक करते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर एस स्क्वायर माइनस 4r t बराबर, एस का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर की जगह पे 1 और टी की जगह पे -1। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा 0, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा 4 इंटू 1, ये तो क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। तो सो द गिवन पीडी इज हाइपरबोलिक, सो द गिवन पीडीए इज हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, ठीक है ना, कि गिवन पीडी क्या है वो एक हाइपरबोलिक है। और अब हम जानते हैं कि हाइपरबोलिक को कैसे रिड्यूस किया जाता है कैनोनिकल फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर कोई रैंडम सा आपके पास इक्वेशन आए कैनोनिकल में चेंज करना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि भाई देखेंगे कि वो कैसा पीडी है, हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक के रूल से जाएंगे, पैराबोलिक है तो पैराबोलिक से जाएंगे, इलिप्टिक है तो इलिप्टिक, थोड़ा माइनर डिफरेंस है बस। तो हाइपरबोलिक वाला तो हम सीख चुके थे, हाइपरबोलिक वाला क्या बोलता था स्टेप 1 में कि चेक करिए हाइपरबोलिक है कि नहीं, अगर हाइपरबोलिक है तो अगला लिखते हैं कि लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होता था। चलिए लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, फटाफट एकदम काम करते हैं। तो लिखेंगे नाउ लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एकदम जल्दी से लिखिए कि नाउ लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है जी, आपको याद हो कि भाई आर एस टी सीरीज वाइज में होता था, तो याद ऐसे ही रखना है, आर के साथ लैम्डा स्क्वायर प्लस एस के साथ लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0, आर एस टी, ये हो गया ना जी लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर अब यहाँ पे क्या है, आर के जगह पे कितना वैल्यू है 1 है, तो 1 इंटू लेमडा स्क्वायर मतलब लेमडा स्क्वायर प्लस एस की जगह पे 0 है तो 0 इंटू लेमडा मतलब खत्म, फिर टी की जगह कितना -1, यहाँ पे 0 इंटू लेमडा, यहाँ पे 1 इंटू चलिए लिखिए तो 1 इंटू लेमडा प्लस यहाँ पे टी की जगह पे कितना है जी -1 इक्वल टू 0, टी की जगह पे -1 है ना, तो दिस इम्प्लाई दैट लेमडा स्क्वायर यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़िएगा तो लेमडा का वैल्यू +1 -1 दो आएगा, ठीक है, या दैट भी ऐसे कर लीजिए कि लेमडा का स्क्वायर बराबर +1, तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर से उधर गया तो प्लस माइनस रूट बनेगा, ऐसे +-√1 विच इज इक्वल टू √1 का वैल्यू +-1 ही आ जाएगा। तो 10 लेमडा का वैल्यू दो आ गया, एगो आ गया +1 और एगो वैल्यू आ गया लेमडा का वैल्यू -1, दो आ गया ना, तो देन तो स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टेप 1 बोलता था चेक करिए, हमने चेक कर दिया, यहाँ पे स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया था कि ये हाइपरबोलिक है, स्टेप 1 कंप्लीट।
स्टेप 2 बोलता था लैम्डा क्वाड्रेटिक लिखिए, लिख दिए, लैम्डा का वैल्यू निकालना था, लिख दिए, निकाल दिए। अब थर्ड स्टेप बोलता था कि नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आए, तो लिखेंगे नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, dy by dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 एंड dy by dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0 है यार। अब यही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 आ गया है, यहाँ पे लैम्डा 1 बोल सकते हैं, इसको लैम्डा 2 बोल सकते हैं, आ ही गया ना। लैम्डा का वैल्यू 1 है, -1, तो लिख सकते हैं कि हेयर dy by dx प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड dy by dx माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये सीधा सीधा इंटीग्रेट करके सॉल्व हो जाएगा। देखिए dy by dx प्लस 1 इक्वल टू 0 है, एक बार dy by dx माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो सीधा सीधा इंटीग्रेट नहीं हो जाएगा कि भाई यहाँ पे अगर dy by dx इसको प्लस 1 को इधर भेज दिए तो -1 हो जाएगा। जब इसको इंटीग्रेट करिएगा, y का एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो एक बार इंटीग्रेशन कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इधर से बच जाएगा, इंटीग्रेशन करने से इधर बचेगा y, और इधर बचेगा आपका -1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस एक्स और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1, तो फाइनली इधर ले गए तो y प्लस एक्स इक्वल टू c1। ऐसा भी समझ सकते हैं ना कैसे किया गया, यहाँ पे dy by dx का वैल्यू -1, इस 1 को इधर भेज दिए तो -1 हो गया, dy by dx का एक बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, एक बार इंटीग्रेशन करिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा y बचेगा और -1 के साथ dx का इंटीग्रेशन हो रहा है तो x हो जाएगा, -1 के साथ x माइनस एक्स हो गया और फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1, तो फाइनली y प्लस एक्स इक्वल टू c1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका भी निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं कि लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, थर्ड स्टेप हो रहा है अभी, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो y प्लस एक्स इक्वल टू c1, ये कैसे आया हम बताए थे। और यहाँ पे भी जरा देख लीजिए, यहाँ पे भी देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, dy by dx का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और ये -1 उधर जाए तो +1 x होता, तो फाइनली इधर आता तो -x बनता, समझ रहे, तो फिर सीधे समझ y या -x इक्वल टू c2, y माइनस एक्स इक्वल टू c2। तो याद है हम दो फंक्शन लाने वाले थे स्टेप 3 में, ये भी कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से आपको स्टेप्स याद दिलाते हैं, चाह रहे हैं कि भाई एक ही साथ आप सारा समझ जाइए, कि बार बार आपको ये कंफ्यूज ना करे कि भाई इतना लंबा जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, ऐसा ना। चलिए एक बार स्टेप याद दिलाते जल्दी से। सबसे पहले चेक करना था, हमने वहां किया। स्टेप 2 हमको बोलता था लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए, तो हमने वहां लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, ठीक। उसके बाद लैम्डा 1 2 निकालना था, लैम्डा 1 का वैल्यू लैम्डा 2 का वैल्यू, ये भी हम निकाले। स्टेप 3 बोलता था कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, लिख दिए थे, और फिर f1 इक्वल टू c1 f2 इक्वल टू c2, दो फंक्शन इसका सॉल्यूशन निकाला था, निकाल दिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलता है जनरली इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाता है, बहुत होता है तो लीनियर वाला जाता है ना, तो बहुत आसान होता है। तो यहाँ तक हम कर दिए। अब अगला बोलता है कि ये जो चीज था इसी को u मानिए, इसी को हम लोग को v मानना होता था स्टेप नंबर 4 में। तो बस अंतिम से जल्दी से फास्ट स्टेप नंबर 4 करते हैं, लिखेंगे इतना होने के बाद, यहाँ तक लाने के बाद अब हम लिखेंगे कि लेट, इसी को हम क्या बोल देते हैं कि लेट u इज इक्वल टू y प्लस एक्स, इसको हम u मान लिए, एंड इसको हम क्या मान लेते हैं कि v इज इक्वल टू y माइनस एक्स। इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन करा, इस तरीके से हमने दो को सब्स्टिट्यूशन कर लिया। तो ये स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 चेक करना था, कर लिए। लैम्डा क्वाड्रेटिक स्टेप 2 में लिख लिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक को सॉल्व करना था, यहाँ तक कर लिए स्टेप 3, फिर स्टेप 4 मानना था, मान दिए। अब स्टेप 5 क्या बोलता है कि अब हमको चाहिए किसका किसका वैल्यू, p का वैल्यू चाहिए, q का वैल्यू चाहिए, r का, s का और t का, ये 4-5 को वैल्यू चाहिए। बस अंतिम स्टेप की ओर है, अब हम लोग अंतिम स्टेप की ओर है, ठीक है ना।
उम्मीद है कि बहुत अच्छे से यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब ये P का, Q का, R का, S का, T का, ये 5 को वैल्यू मिल गया, काम खत्म हो जाएगा। फिर अब देखिए हम लोग P का मतलब जानते हैं कि P का मतलब होता है डेल Z बाई डेल X। ध्यान दीजिएगा, Z का मतलब क्या है जी, ये एक्स वाई का बात है, ये एक्स वाई का फंक्शन है। क्या है ये, एक्स वाई का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई क्या है, यू का फंक्शन है। मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, जो हमने टोटल डेरिवेटिव में पढ़ा था, है ना। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे चूंकि आप लोग शायद टोटल डेरिवेटिव पढ़े ही नहीं है ना, आपके यूनिवर्सिटी में पिछले सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया गया था, विनोद भावे वाले में बताया गया है, बीबीएम के वाले में नहीं बताया गया है। ठीक, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको चाहेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि टोटल डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो कैसे होगा, तो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से। नाउ अब हम बात करते हैं, हमको क्या क्या निकालना है जी, हमको ये सब ना निकालना है, जरा देखिए तो हमको P Q R S T निकालना। तो सबसे पहले देखिए P Q निकलेगा कैसे, ये सब जो P Q R S T जो है वो निकलेगा कैसे। देखिए सबसे पहले P निकालते हैं, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T। पहले P Q R, पहले P निकालते हैं। देखिए तो लिखेंगे नाउ P का वैल्यू क्या होता है, P का मतलब होता है डेल Z बाई डेल X। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, Z का मतलब था XY का फंक्शन है, और XY ऑब्वियसली U भी में चला गया। XY अब XY नहीं रहा, XY तो U भी में चला गया है। इसीलिए Z का अगर X के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है तो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा हम आपको समझाते हैं, और ये प्रत्येक क्वेश्चन में सेम रहेगा, तो आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टूडेंट हमको डेल Z से पहले U में जाना पड़ेगा, फिर डेल U बाय डेल X जाएंगे आप, फिर प्लस डेल Z बाय डेल V में जाना पड़ेगा, फिर डेल V बाय डेल X। एक बार फिर से सुनिए, टोटल डेरिवेटिव में हम लोग को ये चीज खूब अच्छे से पढ़ेंगे जब फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। वहां पे क्या होता है कि जैसे जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जाना है, जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली करना है, लेकिन जेड अपने आप में यू भी का फंक्शन है। देखिए जेड का मतलब एक्स वाई का फंक्शन ना, देखिए जेड का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, जेड तो एक्स वाई का फंक्शन है, लेकिन ये एक्स वाई एक्चुअली में यहाँ पे एक्स वाई यू का, यहाँ पे एक्स वाई भी का, मतलब एक्स वाई अपने आप में यू भी का फंक्शन है। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं ना, अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि जो जेड है यू और भी का फंक्शन है, और यू भी एक्स वाई का फंक्शन है ना। तो फाइनली यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव लगेगा, और टोटल डेरिवेटिव किस तरीके से काम करेगा, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। इसको देखिए कि सबसे पहले हमको जेड से कहाँ जाना था, जेड से हमको जाना था एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना था। तो हम सबसे पहले कहाँ गए, जेड से हमको कहाँ जाना था, हमको एक्स में जाना था। तो हम सबसे पहले कहाँ गए, जेड से पहले यू में गए, फिर यू से एक्स में। देखिए जेड से यू, यू से एक्स, फिर जेड से भी से एक्स। समझ रहे हैं, इस तरीके से जाकर टोटल कंप्लीट हुआ। ठीक, अगर थोड़ा सा आपको और भी दिखाई, जैसे मान लिया जाए कि अगर हमको लिखना पड़ता डेल जेड बाई डेल वाई लिखना पड़ता, तो क्या करना पड़ता, डायरेक्ट बाई नहीं जा पाएंगे, तो क्या करेंगे, डेल जेड बाई पहले डेल यू जाएंगे, फिर यू से फिर वाई जाएंगे। डायरेक्ट हम वाई नहीं जाएंगे, जेड से यू, यू से वाई, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अब यू वाला काम हो गया था, अब तो जेड से भी जाएंगे, फिर डेल वी से वाई जाएंगे, इस तरीके से। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगा। हालांकि टोटल डिफरेंशिएशन में, पार्शियल डिफरेंशिएशन का जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें टोटल डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है, वहां पे फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कर रहे हैं कि पी का वैल्यू डेल जेड बाई डेल एक्स होता था, तो इसे निकालेंगे कैसे, तो जेड से यू, यू से एक्स, हो गया यू का काम, फिर जेड से भी से एक्स। क्लियर, चलिए अब स्टूडेंट्स जल्दी से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, जरा देखिए, हम इसी का पी का ही वैल्यू, पी का मतलब आपको निकालना है डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जेड का यू के रिस्पेक्ट में, जेड तो कहीं था नहीं, तो जेड का रहने दीजिए, डेल जेड बाई डेल यू रहने दीजिए। लेकिन बच्चों यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं आप, यहाँ से यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो कांस्टेंट खत्म, यहाँ एक्स का 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जी, 1 हो जाएगा। समझे कैसे हुआ, ये डेल जेड बाई डेल यू तो रह गया, डेल यू बाई डेल एक्स, यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1। यू का डिफरेंशिएशन यहाँ से, यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करिएगा तो y कॉन्स्टेंट होगा, डिफरेंस खत्म हो गया, 0 हो गया, इसका 1 हो गया, तो लिख दिया हमने, इसका वैल्यू 1, लिखेंगे नहीं आगे, उसको अंडरस्टूड रहेगा वो। ठीक है, आगे लिखिए, प्लस इसका देखिए डेल जेड बाई जेड तो कहीं था ही नहीं जो हम उसका वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो तो है ही नहीं, डेल जेड बाई जेड तो कहीं है ही नहीं ना। अब भी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, तो भी कहाँ है, भी यहाँ पे है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये तो खत्म, यहाँ पे -1 आएगा, तो यहाँ पे क्या गुना करना होगा, -1, तो वो -1 को हम यहीं पे अंडरस्टूड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1।
तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जी, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, पी का वैल्यू देखिए, डेल जेड बाई डेल एक्स मतलब पी, डेल जेड बाई डेल एक्स मतलब पी का वैल्यू आ गया, यही ना निकालना था। आप जरा वर्किंग रूल देखिएगा, वर्किंग रूल बोलता था पांचवा स्टेप में कि फाइंड पी क्यू आर एस टी, तो पी का निकालना था, हम पी निकाल लिए, देख लीजिए काम खत्म हो गया पी। हर बार हम यही क्वेश्चन सेम, सारे क्वेश्चन में सेम प्रोसेस करेंगे। कितना नंबर इक्वेशन तक गए हैं अभी तक हम लोग? अभी तक 1 ही तक गए हैं ना, तो हम तुरंत इसको रिलेशन नंबर 2 नाम दे देंगे कि चलिए ये रिलेशन नंबर हमारा 2 है, जहाँ पे पी निकल रहा है, पी मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स निकल रहा है। अब यहीं से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक और काम करेंगे ऑल्सो, और ये हर बार करेंगे हम लोग, डेल बाई डेल एक्स, हम यहाँ से अगर जेड को इस तरीके से लिखे, कोई दिक्कत है? जेड का डिफ्रेंसिएशन करा जा रहा है, डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटर है यहाँ पे, और सेम इसी को, दोनों में जेड है ना, तो हम जेड को बाहर कर ले क्या, तो डेल बाई डेल यू माइनस डेल बाई डेल वी, जेड को अगर बाहर कर लिया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों किए जरा देखिए, यहाँ पे ये ऑपरेटर जो डेल बाई डेल एक्स जेड पे लग रहा है और ये ऑपरेटर जेड पे लग रहा है, दोनों बराबर हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर बराबर है, तभी ना जेड पे ये लगने से और जेड पे ये लगने से सेम वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाई दैट कि डेल बाई डेल एक्स जो है वो इक्विवेलेंट है डेल बाई डेल यू के माइनस डेल बाई डेल वी के। दिस इज रिलेशन नंबर 3। अगर यहां तक आप लोग समझ गए तो सारा में यही काम होगा। एक बार हम फिर से यहाँ पे आपके साथ थोड़ा मेहनत करेंगे ताकि यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। पहला स्टेप क्या बोल रहा था, एकदम तुरंत क्विक करवा देते हैं आपको। देखिए पहला स्टेप बोला था चेक करिए हाइपरबोलिक है कि नहीं, चेक कर लिया हमने, हाइपरबोलिक था, आगे बढ़े। दूसरा बोला लेमडा क्वाड्रेटिक लिखिए, लेमडा क्वाड्रेटिक लिखा, लेमडा का वैल्यू निकाल लिए 1 -1 जो भी था निकाल लिए। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लिए, उसको सॉल्व करके यू यहाँ पे ये बना दिए। फिर स्टेप 4 बोला था यू और भी मानिए मान दिए। अब स्टेप 5 हमको पी निकालने बोल रहा था। पी कैसे निकाले, पी का मतलब होता है डेल जेड बाई डेल एक्स, तो कैसे निकला ये, जेड का डिफरेंशिएशन पहले यू के रिस्पेक्ट में फिर यू से एक्स गए, प्लस जेड का डिफरेंशिएशन भी के रिस्पेक्ट में फिर भी से एक्स गए, ये हो गया हमारा पी का वैल्यू। अब इसमें से हम कुछ डिफरेंशिएशन मिल रहा था सब रख दिए, तो हमारा डेल जेड बाई डेल एक्स मतलब पी का वैल्यू निकल गया, दिस रिलेशन नंबर 2। अब इसके बाद हमको आगे जब आर का वैल्यू, एस का वैल्यू, जब टी का वैल्यू निकालने जाएंगे हम, तो उस केस में हमको ये डेल बाई डेल एक्स का सिर्फ इस ऑपरेटर का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे, और हर बार ये काम करेंगे सेम, हर बार जब भी पी निकालने जाएंगे, मतलब डेल बाई डेल एक्स का जब भी वैल्यू निकालने जाएंगे हम ऑपरेटर निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगा। आ रहा बस समझ में? तो डेल बाई डेल एक्स हम निकाल लिए। कैसे निकाले भाई, कि हमने यहाँ पे देखा, हमने डेल बाई डेल एक्स इसके साथ लगता है जेड के साथ, ये ऑपरेटर जेड के साथ लगा और ये ऑपरेटर जेड के साथ लगा, सेम हो रहा है, मतलब ये ऑपरेटर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब बराबर ही है, बराबर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन नंबर 3। इसी प्रकार से अब हम पी का कर दिया, अब क्यू का करेंगे। आइए तो जल्दी से अब क्यू का करेंगे। अगेन क्यू इक्वल टू, जल्दी से लिखिए, थोड़ा सा बड़ा तो जाता है पर इजी है। क्यू इक्वल टू क्या होता है जी, डेल जेड बाई डेल वाई। तो फिर से y के रिस्पेक्ट में जाना है ना, तो क्या लिखेंगे भाई, हम z से पहले डायरेक्ट y नहीं जा सकते, z से पहले u जाइए, इनटू डेल u बाय डेल y करिए, प्लस u से y गए, फिर अब डेल z से अब v जाइए, फिर डेल v बाय डेल y करिए, हो गया। अब स्टूडेंट फिर से आइए जी, डेल z बाय डेल u तो ठीक है बच्चों, देखिए डेल z बाय डेल u ये भी ठीक है, डेल z बाय डेल u तो ठीक है, क्योंकि z का कोई वैल्यू था ही नहीं जो डिफरेंशिएशन करें हम, पर u का वैल्यू है, y के रिस्पेक्ट में आप करिए डिफरेंशिएशन। u का कहाँ गया, u का वैल्यू जो है y के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 1 आएगा, v का y के रिस्पेक्ट में करिएगा तो भी 1 आएगा, तो हम इसीलिए यहाँ पे लिख दिया u का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, हम लिखेंगे नहीं क्योंकि कोई फर्क पड़ता नहीं। यहाँ पे करिएगा तो इसका 1 मतलब जो बच रहा है डेल जेड बाई डेल v ही बच रहा है, इसका वैल्यू 1 है इसीलिए। तो भाई हम q का भी वैल्यू निकाल लिए स्टूडेंट, देख लीजिए डेल जेड बाई डेल y, जहाँ तक 2 3 तक था ये 4 हो गया जी। ठीक, हमने ये भी निकाल लिया। अब जिस तरीके से हम p निकाले थे, जरा देखिएगा आप लोग साथ साथ, जिस तरीके से हम लोग p निकाले, मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू निकाल के रिलेशन 2 बनाए, तो हम ऑपरेटर भी साथ साथ निकाल लिए, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा, जब r s t निकालने जाएंगे ना तो वहां जरूरत पड़ेगा। मेन काम यही तक है, p निकाले डेल जेड बाई डेल एक्स, तो हम यहाँ पे ऑपरेटर डेल बाई डेल एक्स निकाल लिए। अब q निकाले, डेल जेड बाई डेल वाई निकाले, तो हम यहाँ ऑपरेटर भी निकाल लेते हैं ऑल्सो डेल बाई डेल वाई इज इक्वल, देखिए डेल बाई डेल वाई अगर z पे लग रहा है, यहाँ पे z बाहर के, तो डेल बाई डेल u प्लस डेल बाई डेल v z पे लग रहा है, दोनों अगर सेम हो रहा है तो दिस इंप्लाई दैट ऑपरेटर सेम होगा, इक्वेट करके दिस इज इक्विवेलेंट टू डेल बाई डेल u प्लस डेल बाई डेल v, दिस इज रिलेशन नंबर 5।
तो अब देखिएगा P निकल गया, Q निकल गया, ऑपरेटर भी हम कुछ कुछ निकाल लिया। अब क्या है, R S T निकालना है, तो हम तीनों क्यों निकालेंगे। मेन जो हमारा काम है P Q R S T क्यों निकालते हैं, ताकि हम इक्वेशन में पुट कर पाए। तो P Q तो हर बार निकालना ही है। देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ R है और T है, तो हम S Q निकालेंगे, R और T ये निकालेंगे सिर्फ, है ना। P Q तो निकालने पड़ता है हर बार, क्योंकि उसी की मदद से R T S निकलता है सब। तो R और T निकालेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले लिखते हैं R। क्या लिखेंगे कि नाउ, अब R का वैल्यू निकालने के लिए बहुत मजा आएगा। देखिए इसको समझिए। नाउ नाउ R कैसे निकलेगा स्टूडेंट। तो R का मतलब हम लोग जानते हैं कि del टू Z बाय del x2 होता है। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो कैसे निकलता है, इसका मतलब होता है del बाय del x, और यहाँ पे होता है del z बाय del x। याद है कि पहले z का रिस्पेक्ट में एक बार, x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, फिर जो आएगा फिर x का रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन। तो अभी स्टूडेंट्स आपके सामने del z बाय del x हम निकाले हैं, del बाय del x भी निकाले हैं, दोनों निकाले हैं। देखिए पिछला इक्वेशन देखिए, del z बाय del x निकाले हैं और del बाय del x भी निकाले हैं, दोनों तो निकाल ही चुके हैं। निकल जाएगा तुरंत ही सब वैल्यू पुट करके। आइए तो जल्दी से हम यहाँ पे del बाय del x का वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था आपके पास del बाय del u माइनस del बाय del x था जी, सॉरी del बाय del v था। आप देख लीजिए तुरंत पिछला रिलेशन नंबर 3 देखिए, del बाय del x का वैल्यू ये है। del z बाय del x का वैल्यू रिलेशन नंबर 2 से देखिए क्या है, del z बाय del u, del z बाय del u माइनस del z बाय del v है। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए बाय यूजिंग 2 एंड 3। 2 एंड 3, 2 कहाँ है, ये है। del z बाय del x का वैल्यू 2, del बाय del x का वैल्यू 3, तो 2 एंड 3 को यूज करके हम यहाँ तक पहुंचे। ये ध्यान दिए कुछ और नहीं बल्कि R का वैल्यू आ रहा है। अब क्या करते हैं, अब कुछ और थोड़े करेंगे, del बाय del u का वैल्यू इसके साथ एक बार लगा दीजिए, फिर माइनस del बाय del v का वैल्यू एक बार इसके साथ लगा दीजिए। क्या है जी, डिफरेंशिएशन जो है प्लस माइनस पे तो बढ़ता है ना। तो हम del बाय del u इस पूरे के ऊपर एक बार लगा रहे हैं, ले आइए यहाँ पे रखिए, और फिर माइनस del बाय del v इस पूरे के ऊपर फिर से लगा दे रहे हैं। चलिए एक बार यहाँ खूब ध्यान से समझिए आप लोग। चलिए यहाँ तक नोट डाउन करिए, क्या del बाय del u पूरे पे लगा दिए, फिर माइनस del बाय del v पूरे पे लगा दिए। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो हमसे पूछिए। चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए हमसे। देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको, जल्दी से बताइए तब फिर आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट फिर आर आ जाएगा, टी आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको। नो डाउट, वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। नो डाउट क्लियर है ना, यहाँ तक देख लीजिए। कहीं पे भी डाउट है तो पूछिए। हम बार बार बहुत आराम से चल रहे हैं कि सबसे पहले हमने चेक करा हाइपरबोलिक है कि नहीं, फिर सेकंड स्टेप में हमने लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, फिर लेमडा का वैल्यू निकाल लिए सॉल्व करके, फिर इसके बाद करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे जो कि ऐसा दो को बना, फिर इसको सॉल्व करके हम ये दो को फंक्शन निकाल लिए सॉल्यूशन करके, फिर इस दोनों को हम u और v माने, फिर इसके मदद से हम p का वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़े। p इक्वल टू del z बाय del x कर रहे हैं, फिर p का वैल्यू निकाल लिए तो del z बाय del x का वैल्यू निकाले, फिर del बाय del x का ऑपरेटर निकाल लिए, फिर यहाँ पे q मतलब del z बाय del y का वैल्यू निकाले, फिर ऑपरेटर का वैल्यू निकाले। अब इसके मदद से r का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। r फिर बचेगा t, काम खत्म। फिर r और t का वैल्यू क्वेश्चन पुट करके हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए तो अब कैसे करेंगे, अब देखिए ना आप यहाँ पे ये तुरंत हो जाएगा। देखिए अब z का डिफरेंशिएशन एक बार u के रिस्पेक्ट में है, अगर हम ये del बाय del u इसके ऊपर लगाएंगे क्या होगा, एक बार u के रिस्पेक्ट में है, एक बार और u के रिस्पेक्ट में होगा, तो क्या del टू z बाय del u स्क्वायर होगा। फिर इस पे लगेगा तो एक बार v पे है एक बार u पे हो जाएगा, फिर ये लगेगा इस पे तो क्या होगा, एक बार u है एक बार v पे हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, एक बार v एक बार और v, तो स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा बस समझ में। तो जल्दी से हम इसको आगे बढ़ा करके लिख देते हैं फटाफट। देखिए del टू z बाय del u स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस पहले से u का था और v का करना है ना। पहले से यहाँ पे क्या था जरा देख लीजिए, पहले से v का था फिर u का करना है, तो क्या होगा del z बाय इस तरीके से होगा
डेल टू जेड बाई यहाँ पे डेल यू डेल वी, पहले से भी के रिस्पेक्ट में था, पहले से भी के रिस्पेक्ट में था, फिर अब यू के रिस्पेक्ट में हो गया। फिर आगे आइए, फिर अब देखिए इसे इसका इससे कर दिए, इसका इससे कर दिए, अब इसका इससे करिए, तो यू है पहले फिर भी करना है, माइनस डेल टू जेड बाई डेल वी डेल यू, पहले यू का रिस्पेक्ट में था, भी के रिस्पेक्ट में हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया डेल टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर, अंतिम वाला किया तो जब इसका इसके साथ किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, भी स्क्वायर हो गया, 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। बस अब यही चीज ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में बताया है कि पहले भी के रिस्पेक्ट में फिर बाद यू, या पहले यू फिर बाद, ये दोनों सेम क्वांटिटी होता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, दैट इज आर का मतलब हो गया यहाँ पे, ये तो हो ही गया कि डेल टू यू बाय सॉरी डेल टू जेड बाय डेल यू टू, ये 2 बार होगा तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल टू जेड बाय डेल यू डेल वी, ऐसे कर दीजिए। फिर यहाँ पे ऐसे बच रहा है प्लस डेल टू जेड बाय डेल वी स्क्वायर, ये हमारा आर का वैल्यू हो गया। दिस रिलेशन नंबर कुछ कहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ पे हम 5 तक पहुंचे थे, तो इसको रिलेशन नंबर 6 नाम दे दीजिए। आर निकल गया, एस तो निकालेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन में एस था ही नहीं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास आर माइनस टी इक्वल टू 0, यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन। तो आर निकाल चुके हैं इतना बड़ा वैल्यू, टी निकालते हैं, एस तो है ही नहीं, तो एस मत निकालिए, सीधा टी निकालिए, तो लिखेंगे नाउ टी का वैल्यू क्या है। तो टी का वैल्यू क्या होता है जी, सब बच्चों को पता है, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर होता है। तो डेल टू, इसका मतलब होगा कि डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई, यही ना जी, कि पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फिर y के रिस्पेक्ट में। तो इस दोनों का ही वैल्यू हम लोग निकाल के रखे थे जी। इसका वैल्यू क्या था, डेल बाई डेल यू प्लस डेल बाई डेल वी, ये ऑपरेटर का वैल्यू निकाले थे, याद है। रिलेशन नंबर 4 देखिए आप यहाँ पे, नहीं रिलेशन नंबर 5 देखिए, डेल बाई डेल वाई का वैल्यू ये ऑपरेटर है, और रिलेशन 4 से इसका वैल्यू। तो अब इसका वैल्यू लिखे देते हैं, क्या है, डेल जेड बाई डेल यू है, डेल जेड बाई डेल यू प्लस डेल जेड बाई डेल वी प्लस डेल जेड बाई डेल वी, कहाँ से, तो बाई यूजिंग 4 and 5, बाई यूजिंग 4 and बाई यूजिंग 4 and 5। अब फिर से सेम वही बात है स्टूडेंट, कि जब हम लोग सेम करेंगे काम, अब ये बात आप लोग खुद से कर सकते हैं क्या, चलिए हम ही लिख देते हैं, डेल बाई डेल यू करिए किसके साथ, इस पूरे के साथ लगाइए, फिर प्लस डेल बाई, ये तो भी ना होगा जी, ये भी है यहाँ पे, डेल बाई भी डेल भी लगाइए इसके साथ, कुछ नहीं, क्या होगा यहाँ पे देखिए, फिर से वही बात, डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर होगा, फिर से देखिएगा ये डेल, यहाँ पे डेल टू डेल यू डेल भी नीचे, फिर ये भी क्या होगा, डेल यू डेल भी नीचे, तो 2 बार डेल यू डेल भी, तो दोनों ऐड करके डायरेक्टली लिख देते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी, हम डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं दोनों जी। फिर अंतिम वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, डेल टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर, तो ये हो गया टी का वैल्यू, दैट इज टी का वैल्यू यहाँ पे 6, और ये हो गया 7। अब जरा रिलेशन नंबर 6 और 7 देखिए, आर और टी का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो क्वेश्चंस में क्या क्या चाहिए था, आर और टी ही चाहिए था, पी क्यू आर एस टी नहीं चाहिए था, सिर्फ आर और टी चाहिए था। तो जो जो इक्वेशन में चाहिए आर और टी का वैल्यू जो जो चाहिए, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम 6 and 7, या लिखेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ 6 and 7 इन रिलेशन नंबर 1, गिवन क्वेश्चन पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम 6 and 7, substituting these value, substituting these value कहाँ से, from 6 and 7 in 1 we get, क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए, क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है कि पुट करना, कि सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू फ्रॉम 6 and 7, मतलब आर और टी का वैल्यू क्या है, पुट सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू फ्रॉम 6 and 7 in 1 we get, क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा स्टूडेंट, चलिए अंतिम जो है हम लिख देते हैं, वहां पे था आर माइनस टी था, तो आर का वैल्यू क्या था जरा देखिए, आर का वैल्यू हमारे पास निकला है डेल टू जेड बाई
डेल यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी प्लस डेल टू जेड बाई डेल वी का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास आर का वैल्यू, माइनस टी का वैल्यू कितना निकाल के रखे अभी तुरंत पिछला 7 रिलेशन में देखिए, डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी प्लस डेल टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही ना है, आर माइनस टी इक्वल टू 0। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, ये डेल टू जेड बाई डेल यू इधर पॉजिटिव में है और यहाँ पे माइनस से ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और यहाँ वाला प्लस कट गया, है ना, प्लस माइनस वाला कट गया। फिर उसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ पे सेम चीज डेल टू जेड बाई डेल वी टू, ये पॉजिटिव है, ये माइनस के साथ ये ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ से ये कट गया। बचा क्या हमारे पास स्टूडेंट, तो हमारे पास बच रहा है माइनस 2 डेल टू वी डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी और यहाँ पे माइनस 2, तो माइनस 2 और ये माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 4 हो गया। इसको मत काट दीजिएगा, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट माइनस 2 ये भी माइनस 2 ये भी, तो माइनस 4 डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी इज इक्वल टू राइट साइड 0। और इसी माइनस 4 को अगर उधर भेज दीजिएगा तो दिस इंप्लाई दैट डेल टू जेड बाई डेल यू इंटू डेल वी is equal to 0, which is required canonical form of given PDE, which is required canonical form of given PDE। ठीक, चलिए तो एक बार सारे बच्चों को कमेंट करके बताइए कि क्या ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया जी। चलिए बोलिए, सब बताइए, सभी लोग बताइए, क्या ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से किया गया था यहाँ पे। तो खूब आसान है बस, लेकिन समझना है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता रहा है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें। देखिए क्या क्या करा हमने यहाँ पे, हमें बोला गया था कि राइट द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। कैनोनिकल फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैनोनिकल फॉर्म के लिए वो हाइपरबोलिक है कि पैराबोलिक है कि इलिप्टिक है। तो हाइपरबोलिक है, तो आज की क्लास में जो हमने वर्किंग प्रोसीड्यूर सीखा वो हाइपरबोलिक के लिए था। तो हमने देखा कि सबसे पहला स्टेप था कि चेक करा हमने हाइपरबोलिक निकला। हाइपरबोलिक के बाद हमने लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया, निकाले लैम्डा का वैल्यू निकाले, सेकंड स्टेप कंप्लीट। फिर थर्ड स्टेप में कि लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना था, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले और साथ में उसका फंक्शन का वैल्यू निकाल लिया, सॉल्यूशन उसका। स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4 बोलता है कि मान दीजिए यू और भी, मान दिए, स्टेप 4 कंप्लीट। स्टेप 5 बोलता है पी क्यू आर एस टी निकालना, तो पी का वैल्यू इस तरीके से निकाले और साथ में ऑपरेटर भी एक एक्स्ट्रा काम कर लिए। फिर क्यू निकाले, साथ में एक्स्ट्रा काम कर लिए। फिर आर निकाले पी क्यू का मदद से। आर निकालने के बाद हम एस नहीं निकाले क्योंकि एस का जरूरत था नहीं, आर निकाले फिर सीधा टी निकाले इस तरीके से। और अब आर टी सब चीज आ चुका था, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू फ्रॉम 6 and 7 इन 1 वी गेट आर माइनस टी इक्वल टू 0। तो हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो हमारे पास ये आया विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीडीई। तो क्या आज के क्लास में मजा आया, समझ आया सबको? चलिए एक बार अब हम कमेंट देखते हैं, बाकी क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रॉब्लम करवाएंगे हम।